नमस्ते, वेलकम टू द व्यक्तित्व पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं इब्न बतूता, एक ऐसा नाम जो सुनते ही जहन में लंबी यात्राओं, है ना, अनजाने देशों और हैरत अंगेज अनुभवों की तस्वीरें उभर आती हैं। बिल्कुल 14वीं सदी के एक ऐसे मुसाफिर जिनका सफरनामा रियला आज भी हमें उस दौर की दुनिया में झांकने का एक अनमोल मौका देता है। ये सिर्फ एक यात्रा का ब्यौरा नहीं है, बल्कि उस समय के समाज, सियासत और संस्कृति का एक, आप कह सकते हैं, जीता जागता दस्तावेज है। तो आज हम इसी महान यात्री और उनके अनुभवों की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी यात्राएं सिर्फ मीलों का सफर नहीं थीं, बल्कि ज्ञान और अनुभव की एक अंतहीन खोज थी। चलिए, इस कहानी के पर्दे खोलते हैं। कहाँ से शुरू हुआ ये अद्भुत सफर? इब्न बतूता, जिनका पूरा नाम तो खैर बहुत लंबा है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल-अलावती अल-तांजी इब्न बतूता, ये 1304 में मोरक्को के तांजीर शहर में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक एक इल्म वाले, मतलब पढ़े लिखे सम्मानित मुस्लिम परिवार से था, जहां ज्यादातर लोग काजी यानी न्यायाधीश या इस्लामी कानून के विद्वान थे। तो एक तरह से उनका रास्ता तय सही था। अच्छा, मतलब घर का माहौल ही पढ़ाई लिखाई और कानून का था, तो उनसे भी यही उम्मीद की जाती होगी कि वो काजी बने, शायद। हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्होंने तांजीर में ही इस्लामी कानून और न्याय शास्त्र की अच्छी तालीम हासिल की थी, और इरादा भी यही था कि वो अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए काजी के पद पर काम करेंगे। लेकिन 21 साल की उम्र में, साल 1325 में, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, हज पर जाने का, मक्का की तीर्थ यात्रा करने का। और यहीं से सब बदल गया। मतलब सिर्फ हज के इरादे से निकले थे और फिर रुके नहीं। सही कहा आपने, यही वो मोड़ था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जी। देखिए, हज यात्रा उस जमाने में भी एक बड़ा और लंबा सफर होता था, महीनों लग जाते थे। लेकिन इब्ने बतूता के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं रही। यहीं से उनकी लगभग 30 साल चलने वाली यात्राओं का वो सिलसिला शुरू हुआ। 30 साल? हाँ, 30 साल, जिसमें उन्होंने अंदाजन 75,000 मील से ज्यादा का सफर तय किया। उस वक्त के हिसाब से तो ये, आप सोचिए, अकल्पनीय दूरी थी। कमाल है। लेकिन क्या बात थी जिसने उन्हें इतना खींचा? मैंने सुना है कि वो किताबी ज्ञान से ज्यादा दुनिया को देखकर सीखने में यकीन रखते थे। कुछ ऐसा था? बिल्कुल, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। उस दौर के कई दूसरे विद्वानों के उलट उनका मानना था कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी आंखों से देखने, अलग अलग लोगों से मिलने, उनकी संस्कृतियों को समझने से मिलता है। उन्होंने बाद में लिखा भी कि यात्राओं से मिला तजुर्बा ज्ञान का कहीं ज्यादा अहम जरिया है। तो जब वो हज के लिए निकले और उत्तरी अफ्रीका, मिस्र, सीरिया जैसे इलाकों से गुजरे, वहाँ के शहर, लोग, रिवाज देखे, तो उन्हें घूमने का ऐसा चस्का लगा कि बस चलते ही गए। उनका मकसद सिर्फ तीर्थ यात्रा या शायद थोड़ा बहुत व्यापार नहीं रहा, बल्कि एक जुनून बन गया, दुनिया को जानने का, नई जमीनों को नापने का। तो हज पूरा करने के बाद वो घर नहीं लौटे? सफर कहाँ जारी रहा फिर? नहीं, वो रुके नहीं। मक्का और मदीना में कुछ वक्त गुजारने के बाद लगभग 1330 के आसपास उन्होंने आगे का रास्ता पकड़ा। वो ईरान और इराक की तरफ गए। उन्होंने बगदाद शहर देखा, जो उस वक्त भले ही मंगोल हमले के बाद अपनी पुरानी शान खो चुका था, लेकिन अब्बासी खलीफा की वजह से अहमियत रखता था। ईरान में उन्होंने इस्फहान और शिराज जैसे मशहूर शहरों का दौरा किया। शिराज? जी। वो तो उस समय फारसी संस्कृति और साहित्य का बड़ा केंद्र था, है ना? बिल्कुल। शिराज उस वक्त सिल्क रोड का एक अहम पड़ाव भी था, और फारिस की कला, शायरी और जिंदा-दिल संस्कृति ने इब्न बतूता को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपने रिहला में वहाँ के बाजारों, मस्जिदों और लोगों के बारे में काफ़ी तफसील से लिखा है। ये वो दौर था जब मंगोलों का असर अभी बाकी था, और ईरान में उनकी मुलाकात आखिरी मंगोल गवर्नर अबू सईद से भी हुई थी। इन यात्राओं ने उन्हें इस्लामी दुनिया की विविधता का गहरा अनुभव दिया। और फिर वो अफ्रीका की तरफ भी मुड़े थे। वो सहारा रेगिस्तान पार करने का किस्सा, वो तो बहुत मशहूर है। वो यात्रा तो बहुत मुश्किल रही होगी। हाँ, वो यकीनन उनकी सबसे चुनौतीपूर्ण और यादगार यात्राओं में से एक है। जरा सोचिए, 14वीं सदी में सहारा रेगिस्तान को पार करना, ऊंटों के कारवा के साथ महीनों तक तपती रेत और अनजाने खतरों के बीच से गुजरना। इस खतरनाक सफर को तय करके वो पश्चिम अफ्रीका में माली साम्राज्य पहुंचे। माली साम्राज्य यानी मनसा मूसा का साम्राज्य, जिनकी दौलत के किस्से तो मतलब आज भी मशहूर है। वही मनसा मूसा। इब्न बतूता जब माली पहुंचे तो मनसा मूसा के साम्राज्य की शान और शौकत, खासकर वहां सोने के अथाह भंडार और जिस तरह से व्यापार और अर्थव्यवस्था चलती थी, उसे देखकर वो हैरान रह गए।
माली साम्राज्य के बारे में उन्होंने जो कुछ लिखा वो मध्यकालीन पश्चिम अफ्रीका के इतिहास और समाज को समझने के लिए आज भी एक बेहद जरूरी जरिया माना जाता है। माली में कोई ऐसी खास बात उन्होंने देखी जिसने उन्हें चौंकाया हो, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कहीं नहीं देखा था? Here's where it gets really interesting. हाँ। एक बहुत दिलचस्प बात उन्होंने नोट की जो उस वक्त की बाकी इस्लामी दुनिया की रिवायतों से बिल्कुल अलग थी। वहां मनसा मूसा के दरबार में उनका स्वागत तो हुआ, लेकिन उन्होंने देखा कि माली के लोग सुल्तान के सामने जमीन पर झुककर सजदा नहीं करते थे। अच्छा? हाँ, जैसा कि उस वक्त कई मुस्लिम सल्तनतों में रिवाज था। वो सीधे सुल्तान से नजर मिलाते थे, सम्मान के साथ, लेकिन बिना झुके। ये तो वाकई अजीब बात है। एक इस्लामी कानून के जानकार के तौर पर उन्हें ये देखकर कैसा लगा होगा? हैरान हुई होंगे। बिल्कुल, उन्हें बहुत हैरानी हुई। ये उनके लिए एकदम नई और क्या कहते हैं, अप्रत्याशित बात थी। लेकिन ये छोटी सी लगने वाली बात असल में बहुत कुछ बताती है। शायद ये माली की अपनी स्थानीय संस्कृति, उनके सामाजिक रिवाजों और शायद उनके आत्मविश्वास का प्रतीक था, जो इस्लामी प्रभाव के बावजूद कायम था। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी मजहब और स्थानीय परंपराएं मिलकर एक नई शक्ल ले लेती हैं। बिल्कुल, यही छोटी छोटी बातें इतिहास को जिंदा कर देती हैं। अच्छा, माली के बाद वो भारत कैसे पहुंचे? मैंने सुना है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की शोहरत सुनकर उन्होंने भारत का रुख किया था। सही सुना है आपने। जब इब्न बतूता मक्का में थे, तभी उन्होंने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ सुना था। तुगलक की दरियादिली, इल्म वालों और कलाकारों की उसकी कद्रदानी और खास तौर पर मुस्लिम विद्वानों के लिए उसकी उदारता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। इब्न बतूता एक पढ़े लिखे विद्वान थे। उन्हें लगा कि दिल्ली दरबार में उनकी काबिलियत की कद्र होगी और शायद उन्हें कोई अच्छा ओहदा मिल सकता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया। भारत आने का रास्ता भी तो आसान नहीं रहा होगा। जमीन के रास्ते आए थे वो। बेहद लंबा और मुश्किल सफर था। मिस्र और सीरिया से होते हुए वो एशिया माइनर यानी आज के तुर्की वाले इलाके अनातोलिया पहुंचे। वहां से उन्होंने उस वक्त के बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल, आज का इस्तांबुल, का भी सफर किया। ओह, कॉन्स्टेंटिनोपल भी गए। शुरुआत तो बहुत अच्छी रही। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता की विद्वत्ता, दुनिया भर के उनके तजुर्बे और खासकर इस्लामी कानून यानी फिक़ह की उनकी गहरी जानकारी से बहुत प्रभावित हुआ। सुल्तान हमेशा काबिल लोगों की तलाश में रहता था। उसने इब्न बतूता का बड़ा सम्मान किया और उन्हें फौरन दिल्ली का काजी यानी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ये एक बहुत बड़ा और जिम्मेदार ओहदा था। तो कई साल वो दिल्ली में काजी रहे। भारत में इस दौरान उनके अनुभव कैसे रहे? एक न्यायाधीश के तौर पर और एक यात्री की नज़र से उन्होंने क्या देखा? वो करीब 7-8 साल दिल्ली में काजी के पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने भारत को बहुत करीब से देखा और समझा। उन्होंने अपने रहला में भारत की कई चीज़ों का जिक्र किया है। यहाँ की ज़बरदस्त धार्मिक विविधता, अलग अलग मजहबों और रस्मों रिवाजों का सह अस्तित्व, यहाँ की सामाजिक ऊंच नीच, जाति व्यवस्था के कुछ पहलू। उन्होंने उस वक्त की राजनीतिक उथल पुथल को भी महसूस किया, सल्तनत में होने वाले अंदरूनी झगड़े और विद्रोह देखें। और ख़ास तौर पर उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत कुछ लिखा। तुगलक एक बड़ा ही पेचीदा शासक था। एक तरफ बेहद पढ़ा लिखा, दरिया दिल और नई विचारों वाला, तो दूसरी तरफ उतना ही शक्की, जिद्दी और कभी कभी बेहद क्रूर। इब्न बतूता ने उसकी विवादित नीतियों जैसे राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना और उसके अचानक बदल जाने वाले मिजाज का भी जिक्र किया है। ये तो शासक का बड़ा दिलचस्प चित्रण है। और उन्होंने भारत की किसी और खास चीज का जिक्र किया जिसने उन्हें बहुत प्रभावित किया हो? वो डाक व्यवस्था वाली बात, वो बड़ी मजेदार लगती है। हाँ, वो वाकई काबिल जिक्र है। इब्न बतूता भारत की डाक प्रणाली यानी पोस्टल सिस्टम, खबरें और चिट्ठियां पहुंचाने के इंतजाम को देखकर दंग रह गए थे। उन्होंने इसकी रफ्तार और कुशलता की बहुत तारीफ की है। ये सिर्फ खबरें भेजने के लिए नहीं थी, बल्कि व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक उधार भेजना और यहाँ तक के सहोबी सामान जल्दी पहुंचाना भी इससे मुमकिन होता था। किस तरह काम करती थी ये व्यवस्था, कुछ बताया उन्होंने? हाँ, उन्होंने 2 तरह की डाक व्यवस्था का जिक्र किया है। एक थी पैदल चलने वाले हरकारे या धावक, जिन्हें उल्वाक कहा जाता था। ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैनात रहते थे और तेजी से दौड़कर अगले पड़ाव तक संदेश पहुंचाते थे। दूसरी थी घोड़ों पर चलने वाले तेज सवार, जिन्हें दावा कहते थे, जो ज्यादा लंबी दूरी जल्दी तय करते थे। अच्छा। ये इंतजाम इतना कारगर था कि इब्न बतूता लिखते हैं कि जहां सिंध से दिल्ली तक के सफर में आमतौर पर 50 दिन लगते थे, वहीं सुल्तान तक जरूरी खुफिया खबरें इस डाक व्यवस्था के जरिए सिर्फ 5 दिनों में पहुंच जाती थीं।
5 दिन में सिंध से दिल्ली, ये तो आज के हिसाब से भी बहुत तेज है। उस जमाने में ऐसी प्रशासनिक कुशलता वाकई हैरान करने वाली है। ये सिर्फ संचार नहीं बल्कि सल्तनत के नियंत्रण और ताकत का भी प्रतीक रहा होगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सल्तनत का प्रशासनिक ढांचा कितना फैला हुआ और व्यवस्थित था। लेकिन सुल्तान के साथ इब्न बतूता के रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे। हाँ, मैंने भी सुना है कि बाद में कुछ अनबन हो गई थी, यहाँ तक कि उन्हें कैद भी कर लिया गया था। ऐसा कुछ हुआ था? सही सुना है। कुछ वक्त बाद सुल्तान और इब्न बतूता के बीच कुछ गलतफहमियां पैदा हो गईं। सुल्तान तुगलक वैसे भी बहुत शक्की मिजाज का था। उसे इब्न बतूता पर किसी साजिश में शामिल होने या बेईमानी का शक हुआ। नतीजतन उन्हें काजी के पद से हटा दिया गया और कुछ समय के लिए कैद में डाल दिया गया। अरे, ये तो बड़ा झटका लगा होगा। मतलब इतनी इज्जत के बाद सीधा कैद? जरूर लगा होगा। ये दिखाता है कि उस दौर के दरबारों में किस्मत कितनी जल्दी पलट सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती से यह गलतफहमी ज्यादा दिन नहीं चली। बाद में मामला सुलझ गया, सुल्तान का शक दूर हो गया और फिर सुल्तान ने न सिर्फ उन्हें रिहा करके बहाल किया बल्कि उन पर दोबारा भरोसा जताते हुए उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इब्न बतूता को मंगोल शासक के पास चीन अपना खास दूत बनाकर भेजने का फैसला किया। चीन का सफर? दिल्ली से चीन? ये तो और भी लंबा और रोमांचक सफर रहा होगा। रोमांचक तो था, लेकिन खतरों से भरा हुआ भी। चीन जाने के लिए इब्न बतूता का जहाजी बेड़ा पहले मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट यानी केरल की ओर बढ़ा। लेकिन रास्ते में एक भयानक हादसा हो गया। उनके जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया। समुद्री लुटेरे? मतलब उनका सारा सामान लूट लिया गया, उन्हें बंधक बना लिया गया? क्या हुआ? हाँ, लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया और उन्हें बंधक भी बना लिया। एक जानलेवा स्थिति थी। इब्न बतूता ने लिखा है कि कैसे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वो किसी तरह उन लुटेरों के चंगुल से बच निकलने में कामयाब तो रहे, लेकिन अब वो अकेले थे, बिना किसी साजो सामान के। चीन जाने का शाही मिशन एक तरह से आप कह सकती हैं नाकाम हो गया था। तो क्या उन्होंने हार मान ली या सफर जारी रखा इतनी मुश्किल के बाद? हार मानने वालों में से नहीं थे इब्न बतूता। मिशन भले ही रुक गया था, लेकिन उनकी यात्रा जारी रही। लुटेरों से बचकर वो किसी तरह मालाबार तट पहुंचे और वहां से उन्होंने मालदीव जाने का फैसला किया। मालदीव? अच्छा, वहां भी वो काजी रहे थे, है ना? ये बात भी सुनी है मैंने। हाँ, ये भी एक दिलचस्प मोड़ था। मालदीव उस वक्त एक मुस्लिम सल्तनत थी। जब वहां के शासकों को इब्न बतूता की विद्वत्ता का पता चला तो उन्हें वहां भी काजी यानी न्यायाधीश का पद संभालने को कहा गया और वो लगभग 18 महीने या कुछ ज्यादा वक्त तक मालदीव में काजी रहे। दिल्ली के बाद मालदीव में काजी का अनुभव कैसा रहा होगा? क्या उन्होंने वहां के समाज के बारे में कुछ लिखा, कुछ अलग देखा वहां? बिल्कुल। उन्होंने मालदीव के खूबसूरत द्वीपों, वहाँ के समाज, लोगों के रहन सहन, खासकर महिलाओं की स्थिति, जो उन्हें बाकी इस्लामी दुनिया से काफ़ी अलग और स्वतंत्र लगी, और स्थानीय रिवाजों के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। हालांकि वहाँ के स्थानीय अमीरों और रिवाजों से उनकी कुछ अनबन भी हुई, जिसके बाद उन्होंने मालदीव छोड़ दिया। मालदीव के बाद कहाँ गए? फिर किस तरफ का रुख किया? मालदीव छोड़ने के बाद उन्होंने श्रीलंका जाने का फैसला किया। श्रीलंका में उन्होंने वहां के मशहूर एडम्स पीक यानी श्रीपद पर्वत की मुश्किल चढ़ाई की। ये पहाड़ बौद्ध, हिंदू, ईसाई और मुसलमान सभी के लिए पवित्र माना जाता है और इब्न बतूता ने भी इस तीर्थ यात्रा का जिक्र किया है। और फिर क्या वो वापस चीन जाने के मिशन पर लौटे या वो बात खत्म हो गई थी? हाँ, उनके मन में शायद वो अधूरा मिशन अभी भी था। श्रीलंका के बाद वो एक बार फिर भारत के मालाबार तट और मालदीव से होते हुए आगे बढ़े। चीन जाने के अपने इरादे को दोबारा पूरा करने से पहले वो बंगाल और असम के इलाकों में भी गए। बंगाल और असम भी? हाँ, उस वक्त बंगाल भी एक अलग सल्तनत थी। असम से फिर उन्होंने सुमात्रा, जो आज के इंडोनेशिया का हिस्सा है, उसकी ओर रुख किया। सुमात्रा से क्या उन्हें चीन जाने में मदद मिली फिर? हाँ, सुमात्रा में उस वक्त एक मजबूत मुस्लिम सल्तनत थी। वहां के सुल्तान ने इब्न बतूता का बहुत सम्मान किया, उनकी मेहमान नवाजी की और सबसे अहम, उन्हें चीन जाने के लिए एक नया जहाज और ज़रूरी इंतज़ाम मुहैया कराया। और आखिरकार दिल्ली से निकलने के कई साल बाद तमाम मुश्किलों और रुकावटों को पार करते हुए इब्न बतूता समुद्री रास्ते से 1345 में चीन पहुंचे। आखिरकार चीन, क्या अनुभव रहा उनका वहां का? क्या देखकर वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? चीन पहुंचकर इब्न बतूता सचमुच चौंक गए। उन्होंने चीन के बड़े बंदरगाहों और व्यापारिक शहरों जैसे जैतून, आज का क्वांझो को देखा, लेकिन जिस शहर ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वो था होंगजो।
होंगजो की विशालता, उसकी साफ सफाई, उसकी भव्य इमारतें, नहरें, बाजारों की रौनक और वहां की उन्नत व्यापारिक गतिविधियां देखकर वो दंग रह गए। उन्होंने होंगजो के बारे में क्या लिखा? कुछ खास? वो होंगजो से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत शहर कहा। उन्होंने वहां की कारीगरी, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों का काम, कागज की मुद्रा का इस्तेमाल और खास तौर पर चीन में मौजूद बड़े मुस्लिम व्यापारी समुदायों और उनके प्रभाव का विस्तार से जिक्र किया। ये विवरण हमें 14वीं सदी में चीन की समृद्धि और उसके वैश्विक व्यापारिक संबंधों की एक गजब की झलक देते हैं। वाकई हैरत अंगेज। इतनी लंबी यात्राएं, इतने अलग अलग देश, इतने सारे उतार चढ़ाव भरे अनुभव, लगभग 30 साल का सफर। इन सबको उन्होंने याद कैसे रखा और फिर लिखा कैसे? क्या वो साथ साथ नोट्स वगैरह बनाते थे? ये एक बहुत अहम सवाल है। नहीं, ऐसा माना जाता है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं के दौरान कोई नियमित डायरी या नोट्स नहीं बनाए थे। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना मुश्किल भी रहा होगा जब वो लगभग 30 साल बाद 75,000 मील से ज्यादा का सफर तय करके 1354 के आसपास वापस अपने वतन मोरक्को लौटे। तो वहां के शासक सुल्तान अबू इनाम फारिस उनके इन असाधारण अनुभवों के बारे में सुनकर बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। सुल्तान ने ही इब्न बतूता से गुजारिश की कि वो अपनी यात्राओं का वृत्तांत लिखवाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके बारे में जान सकें। इसके लिए सुल्तान ने एक जाने-माने विद्वान और लेखक इब्न जुज़ै अल-कल्बी को नियुक्त किया। इब्न बतूता ने अपनी याददाश्त के आधार पर अपनी पूरी यात्रा की कहानी, अपने अनुभव, जो देखा, जो सुना, वो सब इब्न जुज़ै को सुनाया और इब्न जुज़ै ने उसे अरबी भाषा में बड़ी खूबसूरती से लिखा। यही किताब रहला, जिसका मतलब है सफर। हाँ, रहला। या उसका पूरा नाम तोहफत अल-नज़्ज़ार फी ग़राइबिल अमसार व अजाइब अल-असफ़ार, यानी शहरों के अजूबों और यात्राओं के चमत्कारों पर विचार करने वालों के लिए एक तोहफा के नाम से जानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रहला सिर्फ एक यात्री की कहानी नहीं है। इसका महत्व क्या है? बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये किताब इतनी खास क्यों है? बिल्कुल। रहला सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत या सफरनामा नहीं है। यहीं पर इसकी असली अहमियत समझ आती है। ये 14वीं सदी की दुनिया का एक जीता जागता आईना है, एक बहुमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसमें सिर्फ रास्ते, शहर, नदियां, पहाड़ या भूगोल का जिक्र नहीं है, बल्कि उस जमाने के समाज, अलग अलग संस्कृतियां, राजनीतिक हालात, व्यापार के तौर तरीके, लोगों के रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, खान पान, पहनावा, शासक, विद्वान, सूफी संत और आम लोगों की जिंदगी, इन सब का बड़ा सजीव चित्रण मिलता है। यानी उस दौर की दुनिया को समझने का एक खजाना है ये किताब। निश्चित रूप से। इस एक किताब से हमें उस वक्त के लगभग 40 आधुनिक देशों के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तरी अफ्रीका से लेकर पश्चिम अफ्रीका, मध्य पूर्व, पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्से, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन तक। ये मध्यकालीन इस्लामी दुनिया और उससे जुड़े दूसरे इलाकों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास को समझने के लिए एक अनमोल और अक्सर अकेला स्रोत है। इसमें कोई शक नहीं कि इब्न बतूता इतिहास के महानतम यात्रियों में से एक हैं। उनकी विरासत तो साफ नजर आती है, दुनिया को जोड़ने वाली एक तरह से। बिल्कुल। उन्होंने अनजाने में ही सही, लेकिन अलग अलग तहजीबों और संस्कृतियों के बीच एक पुल का काम किया। उनके लेखन से ये साफ पता चलता है कि 14वीं सदी में भी दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा आपस में जुड़ी हुई थी, व्यापार, धर्म, ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान के जरिए। पूर्व में चीन से लेकर पश्चिम में स्पेन और अफ्रीका तक फैला हुआ एक तरह का वैश्विक नेटवर्क या संचार तंत्र काम कर रहा था, और इब्न बतूता उस तंत्र का हिस्सा बनकर उसे देख और दर्ज कर रहे थे। लेकिन जैसा कि अक्सर इतने पुराने और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित वृत्तांतों के साथ होता है, क्या रहला में लिखी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सकता है? क्या इसकी सच्चाई पर कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे कि सब कुछ सच है या कुछ बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है? हाँ, ये सवाल लाजमी है और विद्वानों के बीच इस पर हमेशा बहस होती रही है। सबसे बड़ी बात, जैसा हमने पहले कहा कि ये पूरा वृत्तांत इब्न बतूता ने यात्रा समाप्त होने के काफी बाद अपनी याददाश्त के आधार पर लिखवाया था। इब्न जुज़ै ने उसे साहित्यिक रूप दिया। तो जाहिर है, इतने सालों बाद हर छोटी बड़ी बात, हर तारीख, हर नाम बिल्कुल सटीक याद रखना मुमकिन नहीं होता। तो क्या माना जाता है कि कुछ बातें बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई होंगी या सुनी सुनाई होंगी, ऐसा कुछ? ऐसी संभावना जताई जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि हो सकता है कुछ किस्से उन्होंने दूसरे यात्रियों से सुने हों और उन्हें अपने अनुभव की तरह पेश कर दिया हो, या शायद इब्न जुज़ैया ने अपनी तरफ से कुछ साहित्यिक रंग भर दिया हो।
खास तौर पर चीन और रूस में वोल्गा नदी के आसपास के कुछ इलाकों के विवरणों की सटीकता पर कुछ सवाल उठाए जाते हैं। कुछ आलोचक यहां तक कहते हैं कि शायद उन्होंने कुछ जगहों का वर्णन दूसरे अरब लेखकों से लिया हो, हालांकि इस पर बहस है। तो फिर इतिहासकार रेहला का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? देखिए, ये सच है कि याददाश्त पर आधारित होने और साहित्यिक रूप दिए जाने की वजह से इसमें कुछ तथ्यात्मक गलतियां या अतिशोक्ति हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह अविश्वसनीय है। हकीकत यह है कि ज्यादातर जगहों पर उनके दिए गए विवरणों की पुष्टि दूसरे समकालीन स्रोतों, पुरातात्विक खोजों या स्थानीय लोक कथाओं और रिवाजों से होती है। जिन जगहों पर वो गए, वहां के भूगोल, समाज, शासकों और रीति रिवाजों का उन्होंने जो वर्णन किया है, वो काफी हद तक सही पाया गया है। इसलिए इतिहासकार रेहला को एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतते हैं। वो हमेशा दूसरे स्रोतों से उसकी बातों का मिलान करने की कोशिश करते हैं और उसका आलोचनात्मक विश्लेषण, मतलब क्रिटिकल एनालिसिस, करते हैं। और सच कहूं तो ये बहसें और सवाल ही इब्न बतूता की यात्रा और उनके वृत्तांत को और ज्यादा दिलचस्प और मानवीय बनाते हैं। ये दिखाते हैं कि इतिहास सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि व्याख्या का विषय भी है। वाकई इब्न बतूता का जीवन किसी महाकाव्य से कम नहीं लगता। उनकी हिम्मत, उनकी जिज्ञासा, उनका दुनिया को जानने का जुनून, ये सब आज भी प्रेरणा देता है। बिल्कुल, और यहीं पर एक सोचने वाली बात उभरती है। आज के जमाने को देखिए, हमारे पास दुनिया घूमने के लिए कितने साधन हैं। हवाई जहाज, ट्रेनें, गाड़ियां, गूगल मैप्स, हर तरह की जानकारी हमारी उंगलियों पर है। हम किसी भी जगह जाने से पहले उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं, वहां के होटल बुक कर सकते हैं, रास्ते देख सकते हैं। हाँ, आज यात्रा करना तो बहुत आसान हो गया है पहले के मुकाबले। लेकिन क्या इस आसानी ने हमसे वो चीज छीन ली है जो इब्ने बतूता के पास थी? वो असली जिज्ञासा, वो जुनून, वो हिम्मत जो उन्हें आज से लगभग 700 साल पहले मिली थी। बिना किसी नक्शे के, बिना आधुनिक तकनीक के, अनजान भाषाओं और संस्कृतियों के बीच अनजान खतरों का सामना करते हुए सिर्फ ज्ञान और अनुभव की प्यास में दुनिया नाप देना। क्या आज के दौर में, जब सब कुछ इतना आसान और जाना पहचाना लगता है, हम में वो जज्बा बचा है, या हम उस रोमांच और खोज की उस असली भावना को कहीं खो चुके हैं? ये सवाल इब्न बतूता की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions, subscribe to our channel Vyaktitva The Epic Tales. Dhanyavad.